दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेके जो है काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और राजनीतिक दलों ने काफ़ी तैयारी अपनी तरफ से कर ली है और जो नॉमिनेशन और जो चुनाव चिन्ह वितरण का काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों के सारे नेता चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और पहली बार जो है अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करेंगे। तो इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली लोकसभा से वीरेंद्र जी, जो कि 27 साल के एक युवा हैं, एक अपने जो है चुनावी कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो चुनाव दक्षिण दिल्ली से लड़ेंगे उसका इनका क्या मानना है और किस तरह से पूरा चुनाव को लेकर चल रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सर, अभी राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे और राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है? सर, मैं राजनीति में आने के पहले मैं पढ़ाई करता था और मैं भी एक बेरोज़गार था। एग्ज़ाम की तैयारी करता था, जैसे कि सभी मेरे सगे संबंधी जो बच्चे हैं, मेरे जैसे युवा हैं आज के समय पे करते हैं कि पढ़ाई जब उन्होंने डिग्रियाँ पूरी की उसके बाद क्या होता है कि कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि कोई जॉब मिल जाए। वही काम मैं करता था। राजनीति में आने का मकसद, राजनीति क्यों चुनी आपने? राजनीति में मैंने इसलिए चुनी सर कि 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा था जॉइंट सेक्रेटरी का मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, तो पहली बार मैं राजनीति में आया और मैंने सोचा कि अगर एक साल के टाइम पीरियड में हम कुछ कॉलेज की जो समस्या हैं उनको हल कर सकते हैं तो धीरे धीरे इस देश की आज जो हालत हो रखी है उसको भी हम सुधारने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। बतौर समाज सेवी या किसी एनजीओ के माध्यम से भी आप लोगों की मदद कर सकते थे। एक लोगों के जो सुविधाएं उनको मिलने चाहिए वो भी देने में एक अहम भूमिका निभा सकते थे। फिर राजनीति ही क्यों? देखो सर, आज के समय पे इस देश को दो तरीके की ताकतें चलाती हैं, एक तो बिजनेसमैन और एक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो अगर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है वो अच्छा होगा तो पूरे देश को सुधार सकता है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा देश डेवलपमेंट हो सकता है और चल भी रहा है। बिजनेस के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एमपी का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है। आपने चुनावी कैरियर की शुरुआत आप नगर निगम के चुनाव से भी कर सकते थे या विधानसभा के चुनाव से भी कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब यह छोटे स्तर से आप शुरुआत कर सकते थे। आपने सबसे ज़्यादा हाई मौका ही क्यों चुना? देखो सर, अगर छोटे स्तर पर मैं चुनाव की शुरुआत करता तो मेरे 5 साल तो उसी कार्यकाल को पूरे करने में हो जाते। आज मुझे इस चीज़ का डर नहीं कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैंने एक सोच मैंने जो पैदा की है वो लोगों तक पहुंचानी है। और इस चुनाव को लेकर के अगर हमारा रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन एक सोच जो देश के हर युवा, हर गरीब, हर महिला, हर पिछड़े वर्ग या हर किसान के पास हमारी सोच पहुंचेगी कि कोई व्यक्ति है ऐसा जो ऐसी सोच डेवलप कर रहा है और सच में उन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इस देश में सुधार करने के लिए हम आ रहे हैं, इस देश का खजाना लूटने के लिए नहीं आ रहे, जबकि बाकी पार्टी या नेता जो आ रहे हैं वैसी सोच नहीं है हमारी। सुधार की बात आप कर रहे हैं कि हम सुधार करने आए। सुधार करने के लिए 2012 में भी एक राजनीतिक दल ने जन्म लिया, परिवर्तन लाना चाहते थे दिल्ली की राजनीति में, लेकिन राजनीति ने उनको ही बदल दिया। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, जब 2012 की राजनीति में केजरीवाल जी आए थे तो उनका जो एजेंडा था वो बहुत अच्छा था। उस समय मैं पहली बार 2013 में जब आया दिल्ली में, तो जब केजरीवाल की झाड़ू चल रही थी तो मैंने भी शायद 1-2 बार उनकी विचार सुने और मैं भी प्रभावित था। उस समय जो लोकपाल बिल के लिए जो अन्ना हज़ारे जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें एजेंडे उनके बहुत अच्छे थे और लोगों को पसंद भी आने वाले थे और सच में वो जेन्युइन चीज़ें थी जो देश में अगर लागू होती तो हमारा देश प्रगति करता और एक अच्छी छवि बनती। लेकिन राजनीति करते करते केजरीवाल जी ने इतना मतलब वो कर दिया कि वो मैं ये नहीं जानता कि दवा में आके किया है या अपने फ़ायदे के लिए किया है, लेकिन ऐसे लोगों को जोड़ लिया या फिर ऐसे काम किए जो उनसे लोगों की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि 2 पार्टियों से देश पूरा परेशान था, दिल्ली परेशान थी। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ नया आए और सच में उन पे भरोसा करके हर गरीब व्यक्ति ने उनका साथ दिया। आज भी वो 10 साल पहले हर एक ऑटो ड्राइवर अपने आप से ये कहता था कि मैं भी केजरीवाल हूँ। आज केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती लगाना पड़ रहा है कि जेल का जवाब वोट से ज़बरदस्ती लगाना पड़ रहा है। उस दिन लोग उनके साथ थे, आज ज़बरदस्ती लोगों को साथ लिया जा रहा है। अच्छा सर, चुनाव जो है एक एमपी का बहुत बड़ा चुनाव है और बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने नज़र आएंगे, या यूँ कह लीजिए रामवीर सिंह बिधूड़ी जी एक जाना माना नाम है, 4 बार बदरपुर से विधायक रहे हैं और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भी हैं
और उसके बाद सही राम जी हैं जो 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं आपके सामने, तो क्या मान के चलें चुनाव को? देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी होने का मतलब तो यही होता है। देखो, जैसे हम युवा लोग हैं, अगर गांव में क्या होता है, कबड्डी कुश्ती होता है, कुश्ती का गेम होता है, आपने भी सुना होगा कबड्डी का। तो कुश्ती का गेम अगर खेलता है 20 साल का बच्चा तो वो जीत जाता है, और 25 साल का खेलता है तो वो कम जीतता है, और 35 साल में अगर वो खेलेगा ना तो वो हार जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी जब तक काम करना, मतलब उस चीज़ के लिए वो नहीं है, उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे मन में एक डर हो गया कि 4 बार नेता जीत गया तो हम उसके विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते, या 3 बार चुनाव लड़ लिया वो, या वो बड़ी पार्टी का एक टिकट, बड़ी पार्टी ने उनको टिकट दे दी और वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, हम तो उनसे बिल्कुल पीछे रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए आपके विचार, आपकी सोच और आपका काम करने का तरीका, जो जनता के सामने आप विश्वास दिलवाओगे, पहले काम करके दिखाना नहीं होता। चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं, लोग झूठे वादे भी करते हैं और सच्चे वादे भी करते हैं, लेकिन एक इमेज बनानी पड़ती है चुनाव से पहले कि लोगों को आप किस तरह आश्वासन दें कि लोग आपसे विश्वास करें। और आज के समय में जो पार्टी सत्ता में है या पहले थी, उनसे लोगों का मन बिल्कुल भर चुका है। लोग परेशान, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्या करें। लोगों को तो ये हो गया कि भाई अगर आने वाले समय में सरकार बन गई तो देश बिक जाएगा, क्या पता बिक भी जाए। और पहले जो पार्टियां थी उनमें भी यही होता था। 2014 से पहले कांग्रेस से लोग थक गए थे बिल्कुल, तब लेके आए थे मोदी जी ने अपना प्रचार प्रसार किया। तो बोलने का ये मानना है कि 10 साल में आप मोदी जी से भी लोग थक गए? हाँ बिल्कुल, मोदी जी से भी लोग थक गए और 10 साल पहले कांग्रेस से भी लोग थक गए थे। और आज जब आप बात कर रहे हो 2012 की, उस दिन केजरीवाल को लोग भगवान मानते थे, क्या पता मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आज लोग केजरीवाल से भी थक गए हैं। मतलब जो शराब नीति को लेकर जेल गए हैं उसके कारण लोगों में उनका जो है विश्वास टूटा है? नहीं, शराब नीति तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैं आपको गिनवाना चाहूँ अगर आप सुनोगे तो। जैसे कि केजरीवाल जी का एजेंडा क्या था, पानी की सुविधाएं फ्री। पानी की सुविधाएं क्या फ्री मिल रही हैं? पानी की सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, लेकिन वो श्योर का पानी आ रहा है। आप किसी भी किराना स्टोर पे जाके देखो एक बार, उस किराना स्टोर वाले से ये पूछो दिन की कितनी बोतल पानी की बेचता है। वो 100, 150, 200 बोतल पानी की बेचता है। वो लोग 40-40 रुपये में, 30-30 रुपये में पानी खरीद के पी रहे हैं। पीने लायक नहीं है वो पानी, और वो पानी इतना गंदा है, इतना दूषित है कि फ्री में तो मिल रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ, फ्री के साथ साथ कैंसर तक की बीमारियां फ्री में लेके आ रहा है घर में। तो आप उसको ऐसे क्यों बोल सकते हो कि सर 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट हाफ? हाँ, 200 यूनिट फ्री। बिल्कुल, मैं ये चाहता था कि आप मेरे से क्वेश्चन करो कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। गरीब व्यक्ति जो है उसके पास अपना घर नहीं है, वो दिल्ली में किराए पे रहता है, और किराए पे जो मकान मालिक है ना, उससे आज सर्वे करके देख लो आप ओपनली, वो जो किराए पे जो रहता है, जो गरीब व्यक्ति, उससे 8 रुपये यूनिट बिजली बिल लिया जाता है। 8 रुपये, 10 रुपये यूनिट, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, मतलब 2-4% लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, मैं बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल नहीं कर रहा इस चीज़ को। दिल्ली की महिलाओं को तो एक सुविधा दी हुई है यात्रा फ्री, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को, सारों को बिल्कुल एक एक बात आपको समझाऊंगा। जैसे कि महिलाओं को टिकट फ्री दे दी उन्होंने जी, लेकिन आप ये बताओ पिछले उस कार्यकाल में नई बसें कितनी लगाई? जहाँ 5 मिनट में बस आती थी, अब 10 मिनट में बस आती है। एक महिला जो जॉब करने जाती है 10,000 15,000 रुपये की घर से, वो 5-5 रुपये बचा रही है हर रोज़। लेकिन 2 महीने जब वो जाते होता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, छेड़छाड़ की घटनाएं तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई यहाँ पर दिल्ली में। उसके लिए तो कोई बोलना भी नहीं चाहता, और ना पुलिस, ना प्रशासन, ना केजरीवाल जी ने जो मार्शल बिठाया था, वो बोलते हैं अगर भीड़ में कुछ बात हो भी गई तो वो बोलते हैं मैडम हम के यहाँ तक संभालें। बोलते हैं, ये जवाब आता है किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बेटे के साथ अगर कोई बात हो भी जाए तो मार्शल का काम क्या है कि उसको देखना कि क्या हो रहा है यहाँ। वो बोलता है मैडम मैं यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम कैसे करें। तो बसों में भीड़ बढ़ गई, वो उस महिला को 5-5 रुपये बचा के 2 महीने तक उन्होंने कितने पैसे बताए। फिर वो छठे दिन, दूसरे महीने जब अगला दिन आता है ना, तो या तो उसकी चैन टूट जाती है, या उसके ईयरिंग्स टूट जाते हैं, या उसका फ़ोन गुम हो जाता है। वो जितने उस कीमत का उसका फ़ोन था 5,000 रुपये का, उसमें तो वो कम से कम 2-3 साल तक आराम से टिकट लेके जा सकती थी। महिलाओं को सुरक्षा दो ना तुम, महिलाओं को सुविधाएं दो ना तुम, बस बढ़ाओ ना तुम। आपका कहना यह है महिला सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि
जो आम आदमी पार्टी अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है, उनका जो एक कॉलम है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि दिल्ली की महिलाओं को सीसीटीवी लगाकर जो है सुरक्षा आम आदमी पार्टी ने देने का। देखिए सर, आप दिल्ली के कितने भी थाने हैं उनमें जाके एक बार पूछ लो कि महिलाओं के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई, वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अगर पुलिस वाला आपको निकाल के दे दे, क्योंकि कैमरे सच में चल ही नहीं रहे। कैमरे जो लगे थे या तो लगे नहीं, और लगे थे तो वो हट गए। खुलेआम पुलिस प्रशासन और रिश्वतखोरी कर रही सड़कों पे खड़े होके। ई रिक्शा जो गरीब आदमी लेके आता है, ई रिक्शा, उसका चालान 20,000 रुपये है। वो व्यक्ति पेट के पाटी बांध के सुबह ये निकलता है कि 400 रुपये मैं लेके आऊँगा और अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, उसका चालान हो जाता है 20,000 रुपये। यही है क्या गरीबों के लिए यही नीति बनाई है क्या सरकार ने? और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा अब नशा कितना बढ़ गया है। एक बात बताओ, बोतल के साथ बोतल फ्री दी। किसी घर में एक व्यक्ति था, उसको आदत थी चलो शराब पीने की, वो एक क्वार्टर पीता था, एक बोतल पीता था, उसको एक और मिल गया, एक साथ मिल गया। वो अगर एक थोड़ा सा अगर शराब पी के वो सो जाता था, लेकिन वो ज़्यादा शराब पी के उसने बच्चों से क्लेश किया है, वाइफ के साथ मारपीट, ये नॉर्मल घटनाएं हैं। तो अन्याय बढ़ा है। घर की लेडीज़ कभी ये नहीं चाहती कि उसका आदमी, उसका बच्चा, उसका भाई कभी दारू पी के घर आए, और वो ये तो फ्री में दे रहे हैं उनको, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ साथ महिलाओं के लिए अत्याचार भी बढ़ाया है इस शराब ने। इसको पैसे से मत जोड़ो कि घोटाला कर दिया, वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर जो ईडी है वो डिसाइड करेगा कि घोटाला हुआ ना हुआ। हमें कानून व्यवस्था पे भरोसा है, वो तो बाद की बात है कि भाई जेल होगी नहीं होगी, वो बाद की बात है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप देखो उस शराब से कितना नुकसान हुआ है एक गरीब परिवार को, एक मिडिल क्लास को, कि उसके घर में हर रोज़ क्लेश होती है। जहाँ एक अकेला आदमी दारू पीता था, वो 4 दोस्तों को जो नहीं पीता उसको भी बिठा के पिला रहा है। भाई फ्री मिल रही है, चलो पी लो। इतनी लंबी लंबी लाइन लगा दी। अगर बच्चों को किसी व्यक्ति को अपने बच्चे की फीस देनी थी, चलो कल ट्यूशन फीस 500 रुपये, वो सोचता है आज दारू फ्री मिल रही है, 500 की दारू ले आता हूँ, ट्यूशन फीस कल दे दूँगा। और उस ट्यूशन फीस के लिए जो टीचर है वो उस बच्चे को बोलेगा। अगर फ्री में तुम्हें देना है तो उन जो महिलाओं को दे रहे हो फ्री में, जिनके महिला गरीब महिला बस में जाती है, अमीर महिला नहीं जाती, तो तुम उनके बच्चों को शिक्षा दो ना, तुम उन बच्चों को रोजगार दो। और उन्हीं महिलाओं के बच्चे मैं देखता हूँ एमसीडी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, पैदल बस में आते हैं, और जो डीटीसी बस के जो कनेक्टर या जो विभाग के जो लोग हैं उनसे 200 500 रुपये ऐसे पकड़ के लेते हैं। आपको इस बात पे मैं मीडिया के सामने मैं यहाँ से आपको पकड़ रहा हूँ ना, तो आपको भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों को ऐसे उनकी वर्दी जो स्कूल की वो पकड़ के लिए जाती है, भाई 50 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, या फिर उनका 200 रुपये की पर्ची भर देते हैं। तुम्हें अगर व्यवस्था देनी है तो तुम बच्चों को दो फ्री, उनको ज़रूरत है, उनको पढ़ाई लिखाई। अब कॉलेज में बच्चा जा रहा है, उसके पास अगर जाने के लिए किराया नहीं है, भाई वो गरीब है। लड़कियों के लिए भाई स्कीम बना दी, अब लड़का क्या गरीब नहीं है, उसके लिए तुम बनाओ, मेट्रो की सुविधाएं दो, और चीज़ें दो, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरियाँ बनवाओ। अब दूसरी बात केजरीवाल जी की आप और बता दूँ, हॉस्पिटल सुविधाएँ बोल रहे हैं, हॉस्पिटल सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। हॉस्पिटल सुविधाओं पे मैं एक बोलना चाहूँगा कि आप अभी भी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, उन पे आप जाके देखो। आप ये बोलना जाके कि सर मेरे को बुखार है, दवाई दे दो। जितनी दूर ये मैडम रिकॉर्ड कर रही हैं, इतनी दूर बैठा के आपसे बोला जाएगा खांसी है, हाँ है, जुकाम है, और क्या है, गले में दर्द है, दवाई लिख देंगे। आपका थर्मामीटर से वो टेम्परेचर भी चेक नहीं करेंगे। और 4-5 घंटे के कार्यकाल में जो उनका टाइम पीरियड है उसमें 200 लोगों का इलाज हो रहा है, बिना थर्मामीटर के चेक किए, बिना कोई ब्लड जांच किए। उन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से आप चुनाव में मैदान में नज़र आ रहे हैं, सभी के अपने अपने घोषणा पत्र आ चुके हैं। आपका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में? हमारा एजेंडा एक किसी भी क्षेत्र विशेष से नहीं, हमारा एजेंडा पूरे देश से है। हम ये कभी ये नहीं कहेंगे कि इनकी यहाँ की इस क्षेत्र की मैं गलियाँ सुधरवा दूंगा, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, कोई भी सरकार बनेगी काम करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर गरीब के लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे, अगर बेरोजगारी के लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे। हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे कि गरीब को कभी ऐसे ना होए कि किसी के साथ गलत हो गया उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। आज फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई भी बात हो जाए नेता पहुंच जाते हैं। अब इस किलो की पैक करके और गरीब के साथ ऐसे बोलते हैं ये समृद्धि योजना, ये योजना। क्यों भाई, तुम इनको भिखारी क्यों बना रहे हो? तुम इनको लायक बनाओ ना कि कुछ कमा के खाएं। तुम इनको शिक्षा दो,
सुविधाएं दो। अब मोदी जी ने कार्ड बनवा दिया देश में कि आप फ्री हॉस्पिटल सुविधाएं मिलेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल जो वो देते हैं ना, वो पैसे लेते हैं उनसे पहले। अब पहले ही पैसे होंगे तो वो बाद में इलाज करवा लेगा अपना। दिल्ली के हॉस्पिटलों की हालत इतनी ख़राब है, अगर हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सफदरजंग पहुँचने में आपको 1 घंटा तो ट्रैफिक में लग जाएगा, 2 घंटे से पहले आपको देखेगा नहीं, तब तक आदमी दम तोड़ देता है। उन लोगों से पूछो आप एक बार जाके, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में हर रोज़ आते हैं और उनके परिवार वालों की डेथ हो जाती है। दक्षिणी दिल्ली सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और दक्षिणी दिल्ली से आप देश में परिवर्तन कैसे लाओगे? बिल्कुल परिवर्तन आवाज़ से लेके आएंगे। भगत सिंह ने इंकलाब लेके आया था आवाज़ से, आज हम उनको सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं। हम पूरे देश में ये आवाज़ उठाएंगे। हार जीत मैटर नहीं करती, आवाज़ जो हमने जो मसाल जलाई है वो पूरे देश में जलनी चाहिए। क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्म के नाम पे तो बट गए लोग और बांटा जा रहा दिन प्रतिदिन, हर रोज़। बड़े बड़े नेताओं को मेरे तो शर्म आती है, ऐसे कि व्यक्ति इतने बड़े ओहदे पे बैठा है, जाति और धर्म की बात कर रहा है। कितनी शर्मनाक बात है ये। लोकतांत्रिक देश में बैठ के हम ऐसी बात कर देते हैं कि भाई वो कम्युनिटी से हमारे देश को खतरा है, उस कम्युनिटी के लोग अच्छे हैं, उस कम्युनिटी के अच्छे हैं। बड़े बड़े लोग नेता हैं वो ऐसे बोल देते हैं कि इस कम्युनिटी ने हमारे लिए ये किया था, इस कम्युनिटी ने हमारे लिए ये किया नहीं। क्यों भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अधिकार है। मौजूदा जो केंद्र सरकार है उन्होंने 10 सालों में काफ़ी काम किए हैं, जिसमें एक राम मंदिर भी है और 370 भी इनका एक अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है युवा होने के नाते 370 का कितना असर पड़ा है? 370 का असर कुछ जगह तो देखो, 370 का फ़र्क जो पड़ा है वो सिर्फ कागज़ों में पड़ा है। और नहीं, कश्मीर की हालत अब मैं बता दूं आपको, ग्राउंड जीरो से अगर आप जाके सर्वे करोगे तो हालत नहीं सुधरे, कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अब मैं आज यहाँ आया चुनाव में, तो कुछ लोगों में तो परिवर्तन इस चीज़ से भी आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आएगी, अगर आप पार्ले जी बिस्कुट को आप जानते हो, गुड्डे को भी जानते हो, लेकिन नया बिस्कुट आएगा उसको नहीं जानते आप, लेकिन नया आएगा तो कोई आदमी तो उसको लेगा। तो किसी चीज़ को तो समर्थन करेंगे लोग, लेकिन वहाँ की आवाम है, वहाँ की जनता है, उससे एक बार जाके तो पूछो। आपके घर में 4 पुलिस वाले बाहर खड़े रहें, आप कब तक रह जाओगे? आपको घर से बाहर दूध लाने के लिए भी टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम जाओगे आप। आपका मार्केट खोलने का भी टाइम होता है। आज़ादी है हमें। अब यहाँ मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कश्मीर में बच्चे नहीं बोल सकते। तो गुलाम मत बनाओ लोगों को, इतना ही है। तो जो केंद्र सरकार है वो एक बार अपना उम्मीदवार वहाँ उतारे, जिता के दिखाए। कश्मीर में कोई अमेंडमेंट ज़रूरी भी है, आर्मी जैसे शासन कर, आर्मी राज है, तो आर्मी की जो सुविधाएं हैं या उनका जो भाई कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से भी चलना चाहिए हमारे देश की आर्मी है। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, 27 साल की आपकी उम्र है, एक युवा हैं, अभी काफ़ी लंबा समय है आपके पास। आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ सकते थे, जैसे कि 3 पार्टियाँ दिल्ली के अंदर खासकर चल रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो इनमें भी जा सकते थे। फिर एक निर्दलीय के तौर पर आपने आने की क्यों सोची? देखो सर, अगर पार्टी से अगर जुड़ना है ना तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, यही हकीकत है इस देश की। यहाँ नॉलेज और पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, यहाँ पहुँच काम आती है। अगर मैं आज, मेरे बाप दादा जो हैं अगर मंत्री होते तो मैं आज से पहले मंत्री बन जाता। 27 साल तो ज़्यादा हो गई, 1-2 साल पहले बनना चाहिए था मुझे। लेकिन अगर मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति है ना, उसकी कोई जगह नहीं है यहाँ, राजनीति में जगह है ही नहीं। और जब तक वो व्यक्ति जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आता है वो नहीं पहुँचेगा ना ऊपर, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही उन्होंने अपना जेब भरना सीखा है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है, जनता से मतलब है उनके 1-1.5 महीने के लिए। अब देखो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे वो खुद रोडों पे घूम रहे हैं खुलेआम। 2-4 महीने पहले कहाँ थे वो? उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए वो आए हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए जो आपके लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ से एक आवाज़ उठी है नोटा का ऑप्शन। आप कितना सहमत हैं नोटा से? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी एक ऑप्शन दिया है लोगों को, अगर कोई नेता आपको पसंद नहीं है, किसी ने काम नहीं किया, कोई आपके भरोसे पे खरा नहीं उतर पाया, तो एक नोटा ऑप्शन है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, नोटा एक अच्छा ऑप्शन है। और लोगों को मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप ये मत सोचो कि हम घर पे बैठ जाएंगे, नोटा को वोट दे के आओ, ज़रूर दे के आना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस चीज़ का समर्थन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता, तो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। कोई चीज़ अगर मैं इस चीज़ के योग्य नहीं हूँ कि मुझे वोट ना मिले,
तो उस चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। मत का अधिकार है, नोटा अगर हमें मिला है तो उसका हम यूज करें। लोगों को देना चाहिए वोट, नोटा को भी देना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और नोटा मेरे से ज़्यादा वोट निकालता है, या फिर जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे नोटा जीत जाता है, तो हम सबका चुनाव लड़ना व्यर्थ है। और हम तो चाहते हैं ऐसा हो, तभी तो जो ये लोग बैठे हैं कुर्सी पे इतने दिन से, और अब भाई वो नहीं होता, नागफन बने बैठे हैं एक जगह, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, वो उनकी कुर्सी ऐसी ही छटेगी। सर मैं दोबारा एक सवाल रिपीट करना चाहता हूँ। आप किसी एनजीओ से या एक समाज सेवी के तौर पे, या यूँ कह लीजिए राजनीति से दूर रह के भी लोगों की मदद कर सकते थे, क्योंकि राजनीति को एक कीचड़ बताया जाता है, दलदल बताया जाता है कि जो उसमें जाता है उसी का होकर रह जाता है। देखो सर, राजनीति कीचड़ दलदल ये सब चीज़ें तो बोलने की हैं। अगर वही बात है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अगर व्यक्ति के विचार जो आज मैं सोच के आया हूँ और वो ज़िंदगी भर अगर मेरे अंदर रहे, तो मुझे कोई दलदल नहीं कह सकता उस चीज़ को। और हमारा संकल्प यही है कि हम अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आज भी मैं लोगों की एक बिल्कुल कहीं भी ग्राउंड जीरो पे जाके मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए गलियाँ बनवा दूँगा, नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। मुझे देश को तो सुधारना है, इस देश के युवाओं को उजागर करना है, मुझे नई सोच पैदा करनी है इस देश में। मुझे ये नहीं है कि मैं तुम्हें राशन कार्ड बनवा दूंगा। अरे मैं ऐसी व्यवस्था हम लेके आएंगे कि तुम्हें रोज़गार मिले, राशन कार्ड की ज़रूरत ना पड़े। तुम भिखारी तो दुनिया बना ही रही है, लोगों को क्या फ़ायदा। नेता भिखारी बना रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, एक बार के लिए दे दिया, दूसरी बार कौन भरवाएगा उसको, समझ रहे हो। तुम उसको लायक बनाओ ना, उसको रोज़गार दो, उसको शिक्षा दो उसके बच्चों को कि इसको दोबारा सिलेंडर की लाइन में, चलो ये आज व्यक्ति लग गया, इसके बच्चे सिलेंडर की लाइन में ना लगें। रोजगार के ऑप्शन मोदी जी लेके आए थे, आत्मनिर्भर लोगों को बनाने की एक प्रयास उन्होंने किया था। आत्मनिर्भर सिर्फ सर डॉक्यूमेंट में बना है। आत्मनिर्भर के तहत मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी भाई योजना होती है, महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी, उनको कौशल के तहत उनको कपड़ा सिलना कपड़ा सिलना सिखाया जाएगा। आप कहीं भी रिपोर्ट निकाल के देख लो एक बार कि वो सिलाई मशीन जहाँ से इश्यू हुई थी, अगर वो 20,000 की हुई है इश्यू वहाँ से, तो वो महिला तक पहुँचते 2,000 रुपये की मशीन पहुँची है। और उसको जो 1 महीने की या 50 दिन की 60 दिन की ट्रेनिंग मिलनी थी, वो 2 दिन में, 1 दिन तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, 1 दिन फॉर्म भरने के लिए, 2 दिन में वो मिल गई। और जो 100 महिलाओं को मिलने वाली थी ना, उसमें 10 महिलाओं को मिली है। वो चीज़ें गई कहाँ। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया। जब तक हम अब आज लोग किस बार नाम पे भीड़ देख के वोट दे रहे हैं, भीड़ देख के वोट देंगे ना तो ऐसा ही होता रहेगा। जो आदमी पैसा खर्च करेगा, अब मेरे पास के पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। मैं नॉमिनेशन भरने गया तो मेरे पास मर्सिडीज़ नहीं थी, मैं बैलगाड़ी में गया तो मेरा खर्चा नहीं लगा। अब मर्सिडीज़ मैं किराए पे भी लेके आता तो मेरे से 5,000 रुपये लेता अगला। सस्ती है तो ज़्यादा भी ले लेता। भाई तू चुनाव लड़ रहा है, मर्सिडीज़ में मैं तुझे बिठा के ले रहा हूँ, 5,000 रुपये कम है, ज़्यादा दे यार। तो अगर वो पैसा मैं जनता पे लुटाऊंगा तो वापस कहाँ से लाऊंगा। वो जनता का पैसा मिसयूज हो रहा है और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जनता जागरूक नहीं है, इसमें कुछ कमियां हमारी भी हैं। अगर आज मैं इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता तो क्या पता इस भेड़चाल में मैं खुद भी होता। क्योंकि लोगों को गुलामी और अशिक्षित इसीलिए रखा जा रहा है कि भाई वो बोले ना कुछ का, हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे चलते रहे। एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा मैं आपको कि एक बार क्या हुआ कि भेड़ों की मीटिंग हुई, तो राजा ने भेड़ों की मीटिंग ले ली। उसने बोला कि जब अगर हम राजा बन जाते हैं आने वाले समय में, तो हम एक कंबल सब भेड़ों को फ्री देंगे। सब भेड़े खुश हो गई, वाह राजा जी तो बहुत अच्छे हैं, एक कंबल मिल जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी। तो उसमें एक मेमना था छोटा, उसने बोला कि मम्मी ये जो कंबल बनने के लिए जो ऊन आएगा वो कहाँ से आएगा। तो पूरी भेड़ों में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि वो जो कंबल बनने के लिए ऊन है ना, वो उन भेड़ों में से आ रहा है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा नहीं है, और शिक्षा नहीं है तो रोज़गार नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस जब तक हम नहीं होंगे ना, तब तक ऐसे ही लोग राजनीति में आते रहेंगे और ऐसे ही देश को लूटते रहेंगे। ये आवाज़ एक नहीं, मैं ये नहीं चाहता मेरी आवाज़ है, ये लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी व्यक्ति आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो 1 महीने के चुनाव के बाद बैठे नहीं, वो लगे रहें। कल एक मैडम मेरे से मिली थी, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं वो, तो उनसे मैं मिला, मैंने बोला मैडम आप बैठना मत चुनाव के बाद। कल उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत आ गई थी तो उन्होंने वो दोबारा से क्लियरफाई करके दोबारा दिया। मैंने बोला मैडम अगर आपका नॉमिनेशन नहीं भी होता है ना, तो आप जिस लाइन पे आप चढ़े हो उसको से उतरना मत। ये मत सोचना कि मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया मैं छोड़ देती हूँ, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। तो व्यक्ति क्या है कि चुनाव लड़ रहे हैं वो भूल जाते हैं, उनको भूलना नहीं है।
हमने जो मुहिम चलाई है आज, इसको हम बरकरार रखेंगे अंतिम सांस तक। कहीं भी अन्याय होगा, किसी भी के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, दलित के साथ या किसी विद्यार्थी के साथ, किसी बेरोजगार के साथ, तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। ओके, धन्यवाद। तो वीरेंद्र जी एक युवा हैं 27 साल के, और दिल्ली के चुनावी मैदान 2024 में नॉमिनेशन किया है, चुनावी मैदान में आएंगे। अब देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले समय में जो दिग्गज नेता हैं, जो धुरंधर नेता हैं या जो तजुर्बाकार नेता हैं, उनकी राजनीति किस तरह से 27 साल का एक युवा नेता उनकी राजनीति बदलता है, एक युवा नेता किस तरह से दिल्ली के अंदर परिवर्तन लाता है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।